वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि अकाउंट्स के अंदर जो टर्म्स यूज़ होती हैं उनका क्या मतलब है। सबसे पहले जो हम टर्म यूज़ करते हैं उसका नाम है बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो देखिए बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है। बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ वैल्यू फॉर वैल्यू। वैल्यू फॉर वैल्यू मतलब हमने किसी को कोई सामान दिया, बदले में उससे कोई सामान या कोई सर्विसेज ली। इट मे बी कैश और क्रेडिट। हो सकता है कि ये कैश के द्वारा हो सकता है क्रेडिट के द्वारा हो, बट ये कंफर्म है कि इन चीज़ों यानी कि जो हमने ट्रांजेक्शन किया है, जो दिया है या जो बदले में लिया है, वो मनी में मेजरेबल होना चाहिए। यानी कि अगर वो मनी मेजरेबल है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, और अगर वो मनी मेजरेबल नहीं है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है जी, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। चलिए जी आगे चलते हैं हम। कैपिटल एंड इट्स ओनर आर सेपरेट पर्सन। यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेस को शुरू करता है यानी बिजनेस का मालिक, जिसको अकाउंट्स के अंदर प्रोप्राइटर बोलते हैं। ठीक है जी, अगर आप अकेला व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे प्रोप्राइटर बोलते हैं। और बिजनेस का मालिक यानी प्रोप्राइटर और बिजनेस को यहाँ पर दो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट यानी सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए दोनों को अलग अलग माना गया है। तो यानी कि जो भी पैसा बिजनेस का मालिक यानी कि प्रोप्राइटर बिजनेस में लगाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये जो कैपिटल है कैश में भी हो सकती है और इन काइंड में भी हो सकती है। यानी कि इट में भी पॉसिबल कि जो बिजनेस का ओनर है कैश के साथ साथ कुछ और लगा दे, अपना घर बिजनेस में लगाए एज ए फैक्ट्री, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग लगाए, उधर फैक्ट्री लगाए, तो जो लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है ये भी उसकी कैपिटल के अंदर ही आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है ड्राइंग। तो देखिए जैसे कि हमने बात करी थी अभी कि बिजनेस के पॉइंट से यानी कि अकाउंट्स के पॉइंट से यहाँ पर बिजनेस का मालिक और बिजनेस दोनों को सेपरेट कॉन्सेप्ट माना गया है। सेपरेट है, दोनों अलग, एक दूसरे से अलग है। यानी कि जो पैसा बिजनेस में लगाया है मालिक ने, बिजनेस का दायित्व है कि उस पर प्रॉफिट अर्न करे और उस पैसे को और उस पैसे पर होने वाले प्रॉफिट को मालिक को दे। तो यानी कि अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका नाम है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या है, देखिए बिजनेस एंड इट्स ओनर, क्योंकि सेपरेट एंटिटी है तो जो भी पैसा बिजनेस का मालिक बिजनेस के पैसे का यूज करता है, बिजनेस के गुड्स का यूज करता है, किसके लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसे हम ड्राइंग मानते हैं और वो उसकी कैपिटल में से कम हो जाता है। ठीक है जी, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का देखिए क्या मतलब है, हम यहाँ पर सीखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है एनी अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू एनी आउटसाइडर इज नोन एज लाइबिलिटी। बेसिकली लाइबिलिटी देखिए इंटरनल भी होती है एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल लाइबिलिटी कौन सी होती है, जो बिजनेस के मालिक ने पैसा लगाया नहीं कि कैपिटल, उसे हम बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी, अगर कोई भी पैसा बिजनेस ने बाहर के व्यक्ति को देना है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है जी। अब लाइबिलिटी क्रिएट कैसे होती है, सपोज कीजिए बिजनेस ने कोई एसेट परचेज कर लिया उधार से, किसी व्यक्ति से, किसी वेंडर से उधार में एसेट परचेज कर लिया, तो अब जो पैसा हमें उसे देना है वो हमारे लाइबिलिटी है। अगर हमने गुड्स परचेज कर लिए, कोई सामान परचेज कर लिया, कोई सर्विस ले ली, तो जो पैसा हमने देना है वो लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी बेसिकली दो टाइप की होती है, करंट लाइबिलिटी और एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कौन सी, जिनकी पेमेंट का जो पीरियड है वो एक साल के अंदर का, यानी कि जिनकी पेमेंट, जिनका भुगतान हमें एक साल के अंदर अंदर करना है उसे हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। और जिनकी पेमेंट हमें एक से ज्यादा साल के बाद करनी है उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे जितना भी हम बैंक से लोन लेते हैं जो जिनका टर्म पीरियड एक साल से अधिक होता है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। और ऐसा लोन जो हम अपने फ्रेंड से लेते हैं जो एक महीने 2 महीने के लिए, उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। चलिए जी आगे चलते हैं, हम बात करते हैं एसेट्स की। तो देखिए एसेट्स क्या है, एसेट्स आर आइटम हैविंग ए रिलाइजेबल वैल्यू यूज बाय द बिजनेस फॉर इट्स ऑपरेशन एंड ओन्ड बाय द बिजनेस। यहाँ पर क्या लिखा गया, देखिए एसेट्स का मतलब वो सभी चीजें हैं जिनकी कुछ रिलाइजेबल वैल्यू यानी जिनकी कुछ वैल्यू हो, ठीक है, जिनको बेच के कुछ पैसा आ सके। यूज करता है बिजनेस किसके लिए, अपने ऑपरेशन के लिए, जो हमारा मेन बिजनेस का पॉइंट यूज है, जिस चीज के लिए हम जिस तरह का व्यापार कर रहे हैं उसमें यूज करता है व्यापार में। और उसका मालिक यानी कि वो बिजनेस के खुद के हों, यानी कि वो किसी से उधार ना लिए हों बल्कि खुद के होने चाहिए। किसी से रेंट पर लेंगे तो वो एसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है जी, अगर हमारा खुद का है तो ही हमारे लिए एसेट कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कैश है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, जो भी चीज हमने परचेज किया। अब आगे चलते हैं।
अब हम बात करते हैं एसेट की। तो देखिए लिखा हुआ है ऑल आइटम हैविंग सम रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि सभी चीजें कंपनी के लिए एसेट है अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। पहली कंडीशन उनकी कुछ रियलाइजेबल वैल्यू, दूसरी कंपनी उनको अपने ऑपरेशंस यानी बिजनेस में यूज करती हो, तीसरा उनका मालिकाना हक कंपनी के पास होना चाहिए, यानी कि कंपनी उनकी ओनर होनी चाहिए, यानी कि उसने रेंट पर नहीं ली होनी चाहिए, उनकी खुद की होनी चाहिए। तो ये हमारे एसेट्स हैं। अब हम आगे चलते हैं। एसेट्स को तीन टाइप में बांटा गया है, जिसमें एक है फिक्स एसेट, यानी ऐसे एसेट जिनका मुख्य उद्देश्य उनको खरीद कर बेचना नहीं बल्कि उनको खरीद कर बिजनेस में यूज करके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, सपोज कीजिए पहले मेरे पास एक मशीन थी जिससे हम 5 लाख यूनिट बना पाते थे। अब मैंने एक और मशीन खरीद ली तो अब मैं 10 लाख यूनिट बना पड़ा। तो यानी कि देखिए इससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। अब हम बात करते हैं करंट एसेट की। तो करंट एसेट्स क्या होता है? तो देखिए करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स के अंदर वो है जो कि एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्टेबल हो, जैसे बैंक, कैश, डेटर्स। और आगे हम बात करते हैं जिनका मकसद अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करना हो, जैसे गुड्स जिसको हम बेचकर बार बार, एक साइकिल होती है, गुड्स को बेचते हैं कैश आता है, फिर परचेज करते हैं कैश आता है, तो हम ये साइकिल चलती रहती है, अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रहती है। इसके बाद आता है फिक्टिशियस एसेट्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्टेन एक्सपेंसेस द बेनिफिट ऑफ विच इज अवेलेबल फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी कि ऐसे एक्सपेंस जिनके बेनिफिट हमें एक से ज्यादा साल में मिलने वाले हैं उन्हें हम फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये एसेट नहीं होते, बट ये है क्या, ये है एक्सपेंसेस, बट ड्यू टू द प्रेजेंटेशन, उनके प्रेजेंटेशन इस प्रकार से है कि उनको एसेट माना जाता है। फिक्टिशियस नाम से पता चल रहा है, फिक्टिशियस एसेट यानी ऐसे एसेट जिनको लगता है कि ये भ्रम है एसेट है, बट ये एक्चुअल में एसेट नहीं होते। ये एक्सपेंस है जिनके बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तक मिलने वाले हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अदर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स के अंदर हम पढ़ते हैं। देखिए 2 टाइप के अदर क्लासिफिकेशन है, एक टेंजिबल एसेट्स और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? ऐसे एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, जिनको छू सकते हैं, विच कैन बी सीन और टच, लाइक बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट्स जिनको देखा नहीं जा सकता, जिनको छुआ नहीं जा सकता, लाइक गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू। देखिए रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज द अमाउंट दैट द बिजनेस अर्न। कहता है रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू वो अमाउंट है जो बिजनेस अर्न करता है। कैसे? गुड्स को बेचकर, सर्विस को देकर। चाहे रेवेन्यू मिल गया हो, यानी कि अमाउंट आपने रिसीव कर लिया हो, या वो रिसीव करने वाले हो, ये दोनों ही रेवेन्यू की डेफिनेशन में काउंट होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस इज द अमाउंट दैट द रिसोर्सेज कंज्यूम। कहता है जितने रिसोर्सेज हमने कंज्यूम किए हैं, या हमने कोई सर्विस लिया, या हमने कोई गुड्स कंज्यूम किए हैं, तो उस पे जो अमाउंट आ रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के डेफिनेशन में दोनों चीजें काउंट होती हैं, जो अमाउंट हम पेड कर चुके हैं या फिर जो अमाउंट पेड करने वाले हैं। अब बात करते हैं, देखिए परचेज। परचेज क्या है? परचेज इज द आइटम इन विच द ट्रेडर्स इज ट्रेडिंग कॉल्ड गुड्स, यानी जिस चीज का हम व्यापार करते हैं उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? गुड्स। यानी जिस चीज का व्यापार हम करते हैं उसे गुड्स है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं मेडिसिन शॉप चलाता हूँ, यानी केमिस्ट की शॉप चलाता हूँ, तो जो मेरे लिए मेडिसिन हैं तो वो मेरे लिए क्या है? गुड्स हैं। अगर मेरी वेजिटेबल की शॉप है तो वेजिटेबल मेरे लिए क्या है? गुड्स है। अगर मेरी रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है तो रेडीमेड गारमेंट्स मेरे लिए क्या है? गुड्स है। तो यानी जिस चीज का हम व्यापार करते हैं वो हमारे लिए गुड्स है। तो देखिए जब एक ट्रेडर या जब एक कंपनी गुड्स को परचेज करती है तो हम उसे बोलते हैं परचेज। बट अगर एक कंपनी गुड्स के अलावा किसी और चीज को परचेज करती है, सपोज कीजिए उसने एक एसी खरीद लिया, तो एसी हमारे एसेट के अंदर आ रहा है तो वो एसी परचेज कहलाएगा। बट अगर हम जिस चीज का व्यापार करते हैं वो खरीदते हैं तो सिर्फ वर्ड हम परचेज यूज करेंगे। इसी टाइप से सेल है, यानी कि जिस चीज का हम व्यापार करते हैं जब हम उसे बेचते हैं तो हम सिर्फ सेल वर्ड का यूज करते हैं, और इसके अलावा अगर हम कुछ बेचेंगे तो उसका हम पूरा वर्ड यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरी रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है और मैं रेडीमेड गारमेंट वर्ड यूज सेल करता हूँ तो मैं सिर्फ सेल वर्ड का यूज करूंगा, और अगर मैं कुछ और बेचता हूँ यानी कि मैं अपनी दुकान का फर्नीचर बेच देता हूँ तो पूरा वर्ड यूज करूंगा सेल ऑफ फर्नीचर। अब हम बात करते हैं स्टॉक। तो देखिए लिखा हुआ है गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, यानी कि ऐसा गुड्स जो अनसोल्ड यानी कि जिनको बेचा ना गया हो या बेचने के बाद जो अमाउंट बच जाता है, गुड्स बच जाता है, उसे हम बोलते हैं स्टॉक। अब देखिए सपोज कीजिए स्टॉक डिपेंड करता है पीरियड के ऊपर। सपोज कीजिए हम एक दिन की बात करते हैं, तो जब हमने दिन की दुकान यानी कि हमने अपने बिजनेस, यानी सपोज कीजिए मैं एक शॉप चलाता हूँ, तो जब मैंने मॉर्निंग में शॉप खोली तो उस टाइम जो मेरा स्टॉक है उसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। फिर पूरे दिन मैंने कुछ बेचा होगा,
शाम को बेचने के बाद जो गुड्स बच गए उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए मैंने आज मॉर्निंग में शॉप खोली, मेरी दुकान में 1 लाख रुपए का गुड्स पड़ा हुआ था। तो ये जो 1 लाख रुपए इसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। इसमें से मैंने 70,000 रुपए गुड्स बेच दिया, ठीक है, और बैलेंस कितना बच गया 30,000। तो जब मैं आज शाम को दुकान बंद करूंगा तो 30,000 रुपए जो गुड्स बचा इसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, देखिए स्टॉक में डिपेंड करता है पीरियड पे। अगर हम बात करते हैं 1 साल की, तो साल की शुरुआत में जो गुड्स पड़े हैं हमारे पास, स्टॉक पड़ा हुआ, हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। साल के एंड में जो स्टॉक बचा हुआ हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। चलिए अब हम बात करते हैं डेटर्स, ठीक है। तो देखिए बिजनेस के अंदर एक वर्ड होता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीजों को काउंट किया गया है, एक है डेटर्स और एक है बिल रिसीवेबल। डेटर्स क्या है? सपोज कीजिए जी मैं एक कंपनी हूं, मेरी कंपनी का नाम है XYZ, ठीक है जी। मैंने राम को 1 लाख रुपए का माल बेच दिया। तो देखिए राम से पैसा मुझे लेना है, तो जिनसे पैसा लेना होता है उसको हम बोलते हैं डेटर्स। यानी डेटर इज अ पर्सन जिसको कंपनी उधार माल बेचती है और जिनसे पैसा रिसीवेबल है, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं क्रेडिटर्स की ओर। क्रेडिटर से पहले मैं आपको रिसीवेबल बताता हूँ, जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल, मैंने आपको बताया भी कि देखिए एक वर्ड होता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीजों को काउंट किया जाता है, एक का नाम है डेटर्स और दूसरे का नाम है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब ये लिखा है देखिए जी कि सपोज कई बार क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने शायद सुना भी हो, कई बार कंपनियां किसी को माल बेचती हैं तो उससे बदले में एक बिल लिखवाती है, ठीक है, जिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने पढ़ा भी हो सकता है। तो देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल लिखवाते हैं, उस बिल में लिखा होता है जिसको हम माल बेचे। सपोज कीजिए मैंने राम को माल बेचा तो अपने एग्जांपल में 1 लाख रुपए का, तो राम से मैं एक बिल ले लूंगी, उस बिल में लिखा होगा मैं राम आपको वचन देता हूँ कि 1 लाख रुपए 3 महीने बाद आपको पे कर दूंगा, ठीक है। तो ये बिल लिखकर कंपनी को देते हैं। तो ये जो बिल है जिसके बिहाफ पर कंपनी को पैसा रिसीव करना है, इसको हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल। चलिए नेक्स्ट है क्रेडिटर। मैंने आपको बताया जैसे कि सपोज की दोबारा एग्जांपल लेते हैं, मेरी कंपनी का नाम है XYZ, मैंने माल परचेज किया मोहन से मैंने 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल परचेज किया उधार। तो देखिए अब मैंने मोहन को 1 लाख रुपए देने हैं, अमाउंट पेबल है मोहन के ऊपर, मैंने देना है मोहन को, क्यों? क्योंकि मैंने उससे गुड्स परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया है। तो देखिए जो 1 लाख रुपए मैंने मोहन को देने हैं वो मेरे लिए क्रेडिटर, यानी जिनको हमें पैसा, हम कौन? कंपनी को पैसा देना होता है जिन व्यक्तियों को, उसको क्रेडिटर्स कहते हैं। उसी तरीके से पेबल्स है। सपोज कीजिए मैंने मोहन से माल खरीदा और मोहन को बिल लिख कर दे दिया मैंने कि मैं XYZ लिमिटेड कंपनी आपको वचन देती हूँ कि 3 महीने बाद आपको पैसा पे कर दूंगी, और ये बिल लिखकर उनको दे दिया। तो देखिए अब इस बिल के बिहाफ पर कंपनी को पैसा पे कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं बिल्स पेबल। आगे हम बात करते हैं डेबिट की। तो देखिए डेबिट क्या है, आपको पता होगा अकाउंट एक टी शेप फॉर्म होती है जिसमें 2 कॉलम होते हैं, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड। जो राइट हैंड साइड वाला कॉलम उसे हम बोलते हैं क्रेडिट साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम होता है उसे बोलते हैं डेबिट साइड, ठीक है जी। देखिए इस